एबीवीपी वाले लोग बोलते हैं कि जेएनयू में धनंजय ने कुछ अच्छा नहीं किया, उसके मैनिफेस्टो को उठा करके देख लो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? किसकी पार्टी केंद्र में है, कौन पैसा नहीं दे रहा है, किसने इस कैंपस को बर्बाद किया, किसने इस कैंपस को एंटी नेशनल का दाग लगाया, ये सारी छात्रों को ये सारी बात पता है जी। तो उन्होंने बोला कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मतलब एसएफआई वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एबीवीपी इस बार जीत रही है। इस बात को उनको याद रखना पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि जेएनयू का भगवाकरण हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी से या एबीवीपी से बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च जैसे एडमिशन्स पा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी नियुक्तियां पा रहे हैं, और भी ढेर सारे जितने भी विश्वविद्यालय में पद हैं नौकरियों के, उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? उनको पढ़ाने नहीं आता है, बहुत साफ मैं क्लियर बोलता हूँ। जितनी नियुक्तियाँ हो रही हैं, इनको बहुत पढ़ाने से मतलब नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइव, छात्रों का चैनल, छात्रों की बातें। और हमारे साथ हैं आज प्रेसिडेंट, जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हैं आप, और आइसा से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और आज 2 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट को लेकर के ही कोई प्रॉब्लम होगा, और हर एक प्रोटेस्ट की कुछ मांगें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उसको उजागर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। थोड़ा क्या नाम है आपका, और शुरू करते हैं थोड़ा। हिमांशु, मेरा नाम धनंजय है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं जेएनयू में। और हम पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उसके पहले हम अंदर ही बैठे हुए थे, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसका नाम था ऑक्यूपाई DOS। और हम वहाँ पे मांग कर रहे थे, शुरुआती मांग तो हमारी इसके साथ थी कि चुनाव करवाया जाए कैंपस में, क्योंकि 1 साल हो चुके थे, चुनाव नहीं हुए थे। और प्रशासन इस बात पे मान जाता है जब हम अंदर बैठे रहते हैं। लेकिन उसके साथ और भी कई मांगे थी हमारी कि इस कैंपस में हम सस्ती शिक्षा की बात करते हैं कि सबसे कम पैसे में बेहतर पढ़ाई हो, लेकिन उसके साथ हम बात करते हैं कि सम्मान के साथ पढ़ाई हो, सम्मान के साथ इस कैंपस में लोगों को रखा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, बीटेक के स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो डॉर्मेट्री में उनको ठूस दिया जा रहा है। एक कमरे में 20 लोग, उसके बरक्स एक हॉस्टल बन के तैयार है, जबकि 4 सालों से, जिसका नाम बराक हॉस्टल है, उसको अभी तक नहीं खोला गया। समझ रहे? तो इस सवाल को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे। कल जब हम तकरीबन 4:30 के आसपास भूख हड़ताल का कॉल दिए, सब यहाँ पे बैठे हैं, तकरीबन 8 लोग 9 लोग हम लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे। तो 1 बजे एक नोटिस आता है कि बराक हम 2 अप्रैल, मतलब 2 हफ्ते से खोलेंगे, 2 वीक से खोलेंगे अप्रैल के। उसमें तो सिर्फ 2 लाइन, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं, कोई डिटेल बात नहीं, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि अभी भी वही कह रहे हैं कि हम मेस फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, वाईफाई नहीं दे पाएंगे हॉस्टल के अंदर। तो हमारा ये सवाल है कि कैंपस के और हॉस्टल्स में दिए जा रहे हैं, आप वहाँ क्यों नहीं देंगे? तो बोले कि देंगे लेकिन समय लगेगा। हमने कहा कि ठीक है, आपके पास समय लगेगा, आपके पास फंड की कमी, तो आप क्या कीजिए कि आप एक ख़ास तारीख तय कर दीजिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि छात्रों से एक डिक्लेरेशन फॉर्म हम साइन करवाएंगे, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म अगर छात्र साइन करेंगे तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे उस हॉस्टल में वाईफाई के सवाल पर, मेस के सवाल पर। तो हमने कहा कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म को हटाइए, कि किसी और हॉस्टल में इस तरह के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, तो वो कौन सा हॉस्टल अलग का बना हुआ है, उसमें भी तो छात्र नहीं रहेंगे, तो आप क्यों डिक्लेरेशन फॉर्म उसमें साइन करवा रहे हैं? मेस का सवाल है, वाईफाई का सवाल है, तो आप लिखित में दीजिए कि कितने वक्त में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये सवाल है। तो ये दोनों सवाल पर अभी तक ये नहीं माने हैं। उसके साथ यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के सवाल पर, उसके साथ साथ मेस के सवाल पर, मतलब हॉस्टल के सवाल पर। तो उन सब पे प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आ गई, कार्रवाई की जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि उन सब पे जो कार्रवाई आई है छात्रों पर, इंक्लूडिंग मेरे और हमारे और अदर ऑफिस बेरर के, इस सारे कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। क्योंकि छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं। इस कैंपस की खूबसूरती यही है कि यहाँ का लोकतंत्र ज़िंदा है, कि लोग अपनी बात कह सकें। लेकिन प्रशासन को ये पचता नहीं है कि कोई भी अपनी बात अगर कहता है तो उस पर तुरंत प्रोक्टर की इंक्वायरी आ जाती है, तो उसको ख़त्म किया जाए। तीसरी जो मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, कि जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ का वार्डन उनको इस्लामोफोबिक कमेंट करता है उन पे, और वार्डन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा जॉइंट सेक्रेटरी पे प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आ जाता है। वहाँ का वार्डन जॉइंट सेक्रेटरी को बोलता है, एसयू के जॉइंट सेक्रेटरी को, कि तुमको बता देंगे, गायब करवा देंगे यहाँ से।
और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कार्रवाई किस पे होती है? उल्टा जॉइंट सेक्रेटरी पे होती है। तो ये सारी चीज़, ये सारे मांग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और तो इसी के लिए हम बैठे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। जब हम शुरू ही किए कल बैठना, तो एक नोटिस आया, लेकिन उसमें भी हम क्लियरिटी चाहते हैं, एक डिटेल बात हम चाहते हैं कि उसमें डिक्लेरेशन कोई साइन नहीं होगा, उसमें मेस का और वाईफाई का समय निर्धारित होगा, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी हटेगा, और जो भी कॉमरेड साजिद पे जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन पे इंक्वायरी आया है उसको ख़त्म किया जाए, लोहित वार्डन जो है उसको पर प्रशासनिक कार्रवाई हो, उसको बर्खास्त किया जाए। और एक सवाल जो बहुत कैंपस में ज़रूरी है कि इस कैंपस में हर समाज के लोग आते हैं, हर अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं। यूनिवर्सिटी की खूबसूरती यही है कि हर लोग आए और एक यूनिवर्सल सब एक दूसरे से चीज़ों को जाने। लेकिन यहाँ पे मामला ये है ना कि हम चाहते हैं कि इस कैंपस के कई हॉस्टल्स में जो अनुपात है रिजर्वेशन का वो सही नहीं है। कैसे मालूम चला ये संख्या से पता चलता है, तो उसी का हम डिटेल में चाहते हैं कि ये सारे हॉस्टल्स का जो डेटा है रिजर्वेशन का वो हमें प्रोवाइड करवाएं, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने हॉस्टल में रिजर्वेशन फुलफ़िल हो पा रहे हैं कि नहीं। ये तो अगर इन पे शक है तो इनको डेटा रिलीज़ करना चाहिए कि नहीं भाई हम रिजर्वेशन को फुलफ़िल करते हैं हर एक हॉस्टल में, आप देख लीजिए हमारे पास डेटा है। लेकिन उसके लिए मना कर रहे हैं। तो हमने यही कहा, आज भी हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बार बार ये मना किया। तो मैंने कहा कि कारण बताइए ना कि क्यों नहीं रिलीज़ कर सकते। चोर की दाढ़ी में तिनका है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कि हॉस्टल में आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं इस डेटा को कि रिजर्वेशन फुलफ़िल हो पा रहा है कि नहीं सही से सारे हॉस्टल्स का। तो ये सारे सवालों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल चल रहा है। और हमने 8 महीना पहले 6 महीना पहले भी एक भूख हड़ताल में बैठे थे, उसमें 16 दिन तक बैठा था इसी हॉस्टल के लिए। मतलब जानिए कि एक हॉस्टल के लिए 2 बार भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो ये जेएनयू में लोग प्रोटेस्ट करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं, इसका कोई निष्कर्ष निकलता है या कुछ फ़ाइन लगा दिया जाता है उनके ऊपर बस? बिल्कुल, इसका यही है कि प्रोटेस्ट आप करते हैं, निष्कर्ष तो कई बार निकलता है, कई बार नहीं निकलता है, लेकिन फ़ाइन, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी ये बड़े आसानी से भेज देते हैं। ये जितने गार्ड बैठे हुए हैं फ़ोटो खींचेंगे, तुरंत एकदम ले जाएंगे। रात में सोते हुए, यहाँ महिलाएं सोती हैं, सब कुछ सोते हैं, रात में फ़ोटो खींचना मतलब बेशर्मी की एक हद होती है कि आप किसी को भी किसी भी वक्त में आप नहीं मतलब फ़ोटो खींच सकते हैं बिना उसको बताए, लेकिन एक करते हैं। उस पर फ़ाइन आता है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों वो हैं। यहाँ पे आप लिखा होगा, देख लीजिए कि प्रोक्टोरियल लिखा 100 मीटर रेडियस में इसको नहीं करना है, जबकि ये कानून है एडमिन ब्लॉक के लिए, लेकिन वो इसके लिए भी बना चुके हैं। तो कहाँ व्यक्ति प्रोटेस्ट करे, कहाँ अपनी बात रखे। आप जेएनयू को ख़त्म कर देना चाहते हैं, फिर आप यही करेंगे कि कल के रोज़ सारी आवाज़ों को बंद करके एक मनमाना जो आपका है कि मुल्क के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो आपने किया 400%, 800% फ़ीस बढ़ाई, वहाँ पे किसी को बोलने का हक नहीं मिला। जामिया जैसे विश्वविद्यालय में अगर लोग बोलते हैं तो उन पे तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी और विश्वविद्यालय में तो लोग बोल ही नहीं पाते हैं, कोई पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो पूरी तरह से एक कोशिश है कि पहले आवाज़ों को बंद किया जाए, पहले इस कैंपस की डेमोक्रेसी ख़त्म हो, उसके बाद धीरे धीरे मनमाना जितनी भी छात्र विरोधी नीति है उसको ये सरकार जो चाहती है लागू करवाना वो लागू करवा सके। अच्छा, ये दिल्ली में नया सीएम बनी है गुप्ता जी, तो उन्होंने बोला कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी इसको बंद कर देना चाहिए, इस देश दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और 200-300 रुपये फ़ीस बढ़ती है तो 200-300 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं छात्र, बाहर जाकर के घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, और वो 300 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक फ़ीस बढ़ने पे इतना विरोध कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मुल्क के हर एक समाज के आए हुए लोग, हर एक वर्ग के लोगों को बराबर शिक्षा मिले और बराबर शिक्षा मुफ्त शिक्षा से ही मुहैया हो पाएगी। इस देश में अगर हम डेटा देखते हैं हंगर रेट का कि कितने लोग इस मुल्क में भूखे हैं, तो हम कई मुल्कों से आगे हैं भूखे रहने में, जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए। इस देश में 2 रुपये की गोली आती है पैरासीटामोल की गोली, वो नहीं रहने की वजह से हज़ारों मौत महीनों में हो जाते हैं, लाखों मौत, करोड़ों मौत सालों में हो जाते हैं। स्थिति है हमारे देश की। और शिक्षा को हम देखते हैं कि जब हम 12वीं पास करते हैं जितने लोग, उसमें मुश्किल से मतलब 10% से कम ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, आगे की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और उसमें धीरे धीरे और वो कम ही होते जाता है कि रिसर्च तक तो जानिए कि इस मुल्क की क्या ही आबादी आ पाती है। लेकिन अगर शिक्षा एक बेसिक
राइट है और सभी के लिए, समाज के हर एक वर्ग के लिए बेसिक राइट है, तो उसको तो मुफ्त होना पड़ेगा। और जो हम 160 रुपया देते हैं, मैं इसके भी खिलाफ़ हूँ कि शिक्षा पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए। किसी तरह का प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में। शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जिसको बेचकर कोई पूंजीपति पैसा कमाएगा। तो हम इसके सख्त खिलाफ है। और जो लोग इसकी पैरवी करते हैं कि शिक्षा महंगी होनी चाहिए, रेखा गुप्ता जैसे लोग, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार, जो पैरवी करते हैं वो गरीबों, वंचितों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों की शिक्षा से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में कुछ लोग को शिक्षा मिले ही ना। तो ऐसे लोग, रेखा गुप्ता जैसे लोग, बीजेपी की पूरी पार्टी, आरएसएस, ये नहीं चाहता है कि देश में गरीबों को, मजलूमों को शिक्षा प्रोवाइड हो सके। तो इनको इसीलिए कलेजे में चुभन उठती है कि कैसे गरीब का बच्चा इतने कम पैसे में पढ़ रहा है, क्यों अमेठी में नहीं जाके 1 लाख रुपया दे के पढ़ रहा है। जेएनयू यही मैसेज देता है लोगों को, कम पैसे में शिक्षा, बेहतर शिक्षा और बेहतर इन्वायरमेंट, स्वतंत्रता, हर चीज़ों को प्रैक्टिस करने की एक आज़ादी जो लोग छीनना चाहते हैं इससे। इसी पे शायद उनका मतलब था कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए। और बात करें मुस्लिम आइडेंटिटी की जेएनयू कैंपस में, तो क्या सभी मुस्लिम छात्र परेशान हैं कि सिर्फ मोहम्मद शाजिद जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी हैं एएसएफ के, सिर्फ उन्हीं को ये परेशानी है, या सारी मुस्लिम आइडेंटिटी खतरे में है जो जेएनयू में है? नहीं, बिल्कुल ख़तरे में है। आप जानिए कि इस वक्त में अगर रिप्रेजेंटेटिव जो एक मुसलमान है, जिसको मैंडेट दिया इस कैंपस के छात्रों ने, उसके साथ ये किया जा रहा है, तो जो और मुसलमान छात्र हैं इस कैंपस में, जिन्होंने और भी छात्र जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका दिल तो सिहर रहा होगा कि क्या पता रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये हो रहा है जो इस तरह का नहीं होता है, तो हमारे साथ क्या होगा। कल अगर क्लास में मैं कोई सवाल पूछ दूं किसी चीज़ को लेकर, तो क्या पता कल टीचर मुझे मारने के लिए आ जाएगा, या फिर कल मुझ पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आ जाएगी। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो बिल्कुल, एक मुसलमान हूँ तो ये हो सकता है। तो ये चीज़ें तो हो ही रही है। पूरी कोशिश है इनकी किसी तरह का हो। कई जगह इफ्तार के लिए आप देखिए कि मांगा जाता है जगह, मना कर दिया जाता है। पिछले साल ही कावेरी हॉस्टल में वार्डन ने मना कर दिया है कि सभी धर्मों को अगर चीज़ें होती हैं तो आप सबको बराबरी। संविधान क्या कहता है? संविधान बात करता है धर्मनिरपेक्षता का, कि सभी धर्मों को अपने बराबर मानने का और फैलाने का, और उसके साथ साथ कह लीजिए कि इस पे बात करने का, कह लीजिए कि ये फ्रीडम देता है। लेकिन ये जो अभी का वक्त है कि सरकार, और जिस सरकार से मिली हुई है कैंपस की प्रशासन, ये एकदम इस्लामोफोबिक रवैया अपनाए हुए हैं पूरी तरह से। तो इसमें मुसलमान, लेकिन हाँ एक सही बात है कि इस कैंपस के चाहे कोई भी वंचित वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों, सब एक साथ मिलकर इस कैंपस में लड़ते हैं। किसी पर भी कुछ जुल्म होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और ये हाथों में हाथ डालकर लड़ने वाली लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ते हैं। अच्छा, कभी से आप सरकार और आरएसएस और बीजेपी का नाम ले रहे थे, तो मुझे एक सवाल याद आता है। कई लोगों का कहना है कि जेएनयू का भगवाकरण हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी से या एबीवीपी से बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च जैसे एडमिशन्स पा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी नियुक्तियां पा रहे हैं, और भी ढेर सारे जितने भी विश्वविद्यालय में पद हैं नौकरियों के, उसको ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? आप बगल में है मॉलिक्यूलर साइंस, इधर है नैनो साइंस का बिल्डिंग है, इसके पीछे फिजिकल साइंस, ट्रिपल स्कूल ऑफ सोशल साइंस। आप घूम जाइएगा एक बार कि नई नियुक्तियाँ 2016 के बाद हुई हैं। उनके मतलब पैंट का रंग किस कलर का है, कहाँ से आते हैं, तो सब वो खाकी निक्कर वाले लोगों की अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुए 2016-17 के बाद से। क्लासरूम में स्टूडेंट तक ने ये कहा है, उनको पढ़ाने नहीं आता है। बहुत साफ मैं क्लियर बोलता हूँ, जितनी नियुक्तियाँ हो रही हैं इनको बहुत पढ़ाने से मतलब नहीं है। वो आए थे कि यहाँ एबीपी को किसी तरह से जितवा दे चुनाव, जो और जो भी दलाली में शामिल रहे। हमारे यहाँ नारा चलता है कि प्रोफेसर की बहाली में लग गए दलाली में, तो आधे लोग यही हैं, आधे लोग क्या, अधिकतर लोग यही हैं कि जो दलाली किए और नौकरी पाएँ। और उनको क्लासरूम में तक ये कह दिया जाता है कि आप पढ़ के आइएगा। बहाने बनाते हैं टीचर नहीं पढ़ाने के कई तरीके से,
लेकिन वही ना मैं बोल रहा हूँ कि जेएनयू जिसके लिए जाना जाता था कि अपनी फैकल्टी की वजह से, कि भाई मतलब दुनिया के बेहतरीन फैकल्टी जेएनयू में पढ़ाते हैं, और वो रिटायर होते जा रहे हैं, और जैसे लोग आते जा रहे हैं उन पर कोई किसी का रिव्यू शून्य आता है कि इसके बारे में क्या ही बात किया जाए। तो इस तरह की स्थिति हो गई है। और पिछले साल जो चुनाव आ रहे थे, जैसे पिछले साल भी चुनाव आया, तो जो नए नियुक्ति हुए थे जिन प्रोफेसर की, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि प्रोग्रेसिव फोर्सेस को हराना और एईपी को जिताने की, लेकिन वो नहीं जितवा पाए। इस कैंपस के छात्रों ने उनका साथ नहीं दिया, इस कैंपस के छात्रों ने प्रोग्रेसिव छात्रों का साथ दिया। और उसके साथ साथ वो प्रोफेसर्स जानिए, मतलब बेशर्मी की हद देखिए कि वो अपने स्कॉलर्स को फ़ोन करते हैं कि वोट इधर देना, एईपी को देना, परिषद को देना। वो फ़ोन करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट को कि पीएचडी में एडमिशन लेना है तुमको, देख लेना। तो इस तरह के प्रलोभन, इस तरह की चीज़ें बोल के कोशिश किया गया प्रोफेसरों के द्वारा, जो कि प्रोफेसरों की लोग नहीं चाहते हैं कि प्रोफेसर छात्रों के चुनाव में शामिल हो, लेकिन वो आते हैं, वो अपनी दलाली भरपूर करते हैं, जिनका उनको इनाम भी मिलता है, लेकिन हार जाते हैं तो डांट भी मिलता ही होगा, मिलना चाहिए वैसे कायदे से। जैसे आपसे भी एक सवाल पूछना चाहिए, आपका 1 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या लग रहा है किस चुनौतियों का आपने सामना किया, और क्या क्या नए काम, इनिशिएटिव जो आपने जेएनयू कैंपस के लिए किए? इस कैंपस में जब हम लोग आ रहे थे तो इस कैंपस में हॉस्टल का सवाल इम्पोर्टेंट था। उस हॉस्टल के मतलब जर्जर हालत थी, छत गिरे थे। हमारे ही एक साथी पर सुबह वॉशरूम गए, वो छत गिर गया, सर फट गया। उसके साथ आप देखिए कि इस कैंपस में जो भी है एक वायलेंस, कंटिन्यू वायलेंस, पिछले साल नहीं भी तो 4-5 वायलेंस हुए एवीपी के द्वारा छात्रों पे, एक पॉलिटिकली भी और इस तरह से भी कि हर यूजीबीएम में, जीबीएम में वायलेंस हो रहा है। तो वायलेंस पे इस साल पूरी तरह से काबू रहा कि किसी तरह का पॉलिटिकल वायलेंस, परिषद को खामोश किया गया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है अभी कि तुम किसी पे हमला कर सको, ठीक है। तो वो वायलेंस ख़त्म हुआ। इस कैंपस की जो जर्जर हॉस्टल की हालत थी उसमें सुधार हुई, लेकिन उसमें सुधार होते हुए कई घपलेबाजी भी हुई जिसको उजागर किया गया। इतने बड़े विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट हैं आप, और ये दीवारें गिर रही हैं, कहीं पानी चू रहा है, इन सब छोटे छोटे गतिविधि को आपको देखना पड़ रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहें? वो कुछ बड़ी चीज़ों को देखना चाहिए कि बड़ी समस्याएं? नहीं, बिल्कुल बड़ी समस्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जेएनयू की तरफ से चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी मैं गया ड्यूरिंग एज अ प्रेसिडेंट, कि बिहार हो, यूपी हो, वहाँ की स्थिति पे जहाँ पे दलित बहुजनों को शिक्षा से जिस तरह से वंचित किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए, फ़ीस बढ़ाया जा रहा है। अच्छा धनंजय जी, बहुत लोग बोल रहे हैं, एबीवीपी वाले लोग, मतलब एसएफआई वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एबीवीपी इस बार जीत रही है इस चुनाव में। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी एबीवीपी अपनाने वाली है, और ऐसा क्या चीज़ जो लेफ्ट नहीं कर रही है, हार रही है? ऐसा क्या हो रहा है? एसएफआई अब पता नहीं एसएफआई क्या बोल रहे, लेकिन एसएफआई करिए, हम लोग साथ में मिल के लड़ेंगे तो शायद 100 वोट से शायद हम जीते या एबीवीपी जीते, ऐसा नहीं, और नहीं लड़ेंगे तो 1000 वोट से हम हारने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इस कैंपस में छात्रों ने जिस पर भरोसा दिखाया है वो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं हमेशा से, और वही इस बार चुनाव जीतेगी। एबीवीपी कहीं दूर दूर तक भी नहीं आने वाली। पिछले बार भी 1000 वोट से फासला था, हम सब लड़े थे, और वो भी मिल के लड़े थे, वो प्रशासन के साथ मिल के लड़े थे, वो जैसा प्रोफेसरों की बात की उनके साथ मिल के लड़े थे, उनके पास तमाम सत्ता, तमाम पावर थी, तो उनके साथ मिल के लड़े थे, और हमने छात्रों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो हमारी जीत 1000 वोट से हुई थी, और इस बार भी मुझे लगता है 1000 शायद 1500 तक जाएगा, तो हम एक भारी मार्जिन से फिर जीतने वाले हैं। अच्छा, एबीवीपी वाले लोग बोलते हैं कि जेएनयू में धनंजय ने कुछ अच्छा नहीं किया, उसके मैनिफेस्टो को उठा करके देख लो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? इस कैंपस में एबीवीपी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र के सरकार के अंतर्गत आती है। जो वाइस चांसलर चुनी जाती हैं वो केंद्र की सरकार चुनती है। तो ये सब लोग एक जगह मिले हुए हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी पैसा देगा, जो भी चलाएगा, वो केंद्र सरकार चलाएगी। केंद्र सरकार किसकी, मैंने बताया आपको? बीजेपी की। एबीवीपी किसकी पार्टी है? बीजेपी की।
हम यहाँ पे हमें जो जिम्मेदारी मिली थी कि इस कैंपस में यूनियन की जिम्मेदारी होती है कि हर सवाल पर लड़ना, चाहे वो ग्लोब का कोई और देश का सवाल हो, चाहे कैंपस के अंदर का सवाल हो। इस कैंपस में 16 दिन तक हड्डियां गलाई हमने भूख हड़ताल अगस्त के महीने में किया। आज भी हम एक प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जबकि हम आसानी से जाके रूम घूमकर वोट मांग सकते थे, लेकिन हम बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में अपने टेन्योर के अंतिम समय में, क्योंकि इस सरकार ने, इस प्रशासन ने और इस कह लीजिए कि इस AVP ने छात्रों के साथ सिर्फ धोखा किया। लड़ते रहे हम, लेकिन वही बात है कि एक तो हिम्मत इनकी नहीं हुई कि हमसे पलटकर किसी तरह का वायलेंस कर ले, तो उनके वायलेंस को तो हमने कलाई पकड़ कर मरोड़ दिया है। इस बात को उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मजाल नहीं है कि किसी पे हाथ उठा दे वो आज के वक्त में। उसके साथ साथ हर एक सवाल पर, जिस सवाल पर हमने MEMCM का सवाल रखा, चाहे हॉस्टल का सवाल रखा, उसके लिए भी कंटिन्यू हमने हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, जो भी एक यूनियन के पास ताकत होती है वो किया। और जिस तरह से यूनियन को जाना जाता है वो सारे काम हमने किए हैं। और आज भी वही हम कह रहे हैं कि आज भी हम बैठे हुए हैं उसी काम को करते हुए। प्रतिरोध करना यूनियन का काम है, प्रोटेस्ट करना, सवालों के लिए, छात्रों के हकों के लिए प्रोटेस्ट करते रहना, ये यूनियन का काम है, जिसके लिए मैं बैठा हूँ। और हमारे साथ तकरीबन 7 लोग बैठे हुए हैं इस भूख हड़ताल में। तो इस कैंपस के छात्रों को ये फैसला करना है कि कौन उनके लिए लड़ा और कौन दलाली में व्यस्त रहा। तो ये फैसला उनको करना है, किसकी पार्टी केंद्र में है, कौन पैसा नहीं दे रहा है, किसने इस कैंपस को बर्बाद किया, किसने इस कैंपस को एंटी नेशनल का दाग लगाया। ये सारी छात्रों को ये सारी बात पता है, और वो सिर्फ और सिर्फ BJP, RSS और इस कैंपस का प्रशासन है। AVP। अच्छा, 2025 चुनाव में JNU के क्या मुद्दे होने वाले हैं? कुछ नए मुद्दे या पुराने वही सब कुछ? इस कैंपस में दलित, बहुजनों, वंचितों के लिए विश्वविद्यालय का दरवाज़ा खुला रहे, आज़ादी के साथ सब पढ़ सकें, यही सस्ती शिक्षा में और इस सम्मान के साथ रह सकें, ये हमारा सवाल था, है और रहेगा। और सिर्फ JNU का सवाल नहीं बन के रहेगा, देश के हर एक विश्वविद्यालय का सवाल बन के रहेगा कि और विश्वविद्यालय खुले इस मुल्क में, JNU जैसे विश्वविद्यालय खुले मुल्क में, इसकी हम यहाँ से पैरोकारी करेंगे, इस बात को हम लेकर जाएंगे। तो दर्शकों, ये रही पूरी बात। कैमरे के पीछे हैं सौरभ, मैं हूँ हिमांशु। देखते रहिए द स्टूडेंट लाइफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।